गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इसके पार्ट 3 पे आ गए हैं। लेसन नंबर 12 ज्योग्राफी का लेसन नंबर 12 है, ये बुक 1 का, उसके पार्ट 3 पर आ गए हैं। लेसन का नाम आपको पता ही है, जैसे कि ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम, मतलब कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं। ये भारत के संदर्भ में देखते हुए इनको हम यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे कि हमने उससे पहले जितने भी पार्ट हमने डिस्कस किए थे, उन पार्ट्स में उनमें हमने पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, और इसके अलावा जैसे कि एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ठीक है, और इस तरह की बहुत सारे पोल्यूशन हमने पढ़े थे, ठीक है। तो उन पोल्यूशन से हटकर अब हम कुछ केस स्टडी करते हैं कि किस तरह से जब ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो किस तरह से कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं इंडिया में। तो देखिए केस स्टडी नंबर 1 और के पहला टॉपिक है अर्बन रूरल माइग्रेशन, ठीक है। ये भी एक बड़ी समस्या है भारत में, मतलब कि रूरल अर्बन माइग्रेशन, गाँव से शहरी क्षेत्र की तरफ माइग्रेशन होना और उससे होने वाली बहुत सारी समस्याएं, ये भी एक भारत की समस्याओं में, प्रॉब्लम में और इश्यूज में एक मेन जो है रोल प्ले करता है। बहुत सारी हमारे इंडिया में समस्याएं हैं, पॉपुलेशन एक समस्या है और बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इसमें जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है इसकी वजह से भी बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जैसे कि आप देखिए, यहाँ लिख पा रहे हम कि 47% पॉपुलेशन जो कि अब रूरल से अर्बन माइग्रेट हो गई है। 47% पॉपुलेशन जो अब सिटीज में माइग्रेट होकर पहुंच गई हैं और वो वहाँ पर रह रही है, ठीक है। एट प्रेजेंट का डाटा है ये, कितनी परसेंट पॉपुलेशन गांव से ट्रांसफर होकर शहरों तक पहुंच गई हैं और वहाँ पर वो रह रही है, ठीक है। एक एस्टिमेट के अनुसार, एक आगे आने वाले एस्टिमेट 2050 के अनुसार ऐसा होगा एक टाइम जो 2/3 पार्ट पॉपुलेशन, कितनी 2/3 पार्ट पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में शहरों में रह रही होगी। कितनी इंडिया में शहरों में रह रही होगी? 2-3 पार्ट एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, ओके। उसके बाद देखिए अर्बन एरिया में रहते नजर आएंगे, ऐसा होगा, ठीक है, ओके। मतलब कि माइग्रेशन इतना हाई लेवल पे हो रहा है कि गाँव के लोग अपनी जॉब ढूंढने के लिए और एजुकेशन के लिए लोग शहरों में जाते हैं और फैसिलिटीज को देखकर शहरों में जाकर बस जाते हैं, और वहाँ पर फिर उनको जब उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जैसे कि देखिए अर्बन एरिया में जब गाँव के लोग माइग्रेट कर जाते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में, तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है? सैनिटरी कंडीशन फिर नहीं हो पाती, इनसैनिटरी कंडीशन हो जाती है, मतलब कि गंदगी के ढेर हो जाते हैं और जो लोगों को गंदगी के ढेर के आसपास झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है, बहुत बुरी कंडीशन में रहना पड़ता है, ओके। हेल्थ इश्यू होने लगते हैं, बहुत सारी बीमारियां होने लगती है और क्राइम होने लगते हैं। अब देखो जब जॉब नहीं मिलती है लोगों को अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में पहुंचने के बाद जब उनको गांव के लोगों को जॉब नहीं मिलती है तो वो क्राइम करने पर उतर जाते हैं, ठीक है। और फिर पॉवर्टी, गरीबी, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं शहरों में देखने को मिलती है, जो कि माइग्रेट होकर शहरों में एक उम्मीद से जाते हैं कि चलो भाई वहाँ जाएंगे, जॉब मिलेगी, हमें पैसा मिलेगा। गाँव से उठकर शहरों में जाते हैं, बिहार के लोग दिल्ली में आते हैं, यूपी के लोग दिल्ली में आते हैं, बिहार और यूपी के लोग और वेस्ट बंगाल के लोग उधर जो है बॉम्बे की तरफ भी काम ढूंढने जाते हैं, राजस्थान के लोग, गुजरात के लोग बॉम्बे की तरफ काम ढूंढने जाते हैं। तो उससे क्या होता है? माइग्रेशन होता है, लेकिन जब उनको काम नहीं मिलता, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, तब बहुत सारी समस्याएं, हेल्थ इशू, क्राइम, पॉवर्टी, सैनिटरी कंडीशंस, ये सारी होने लग जाती हैं और धीरे धीरे जो है क्राइम हाई लेवल पे आ जाता है, ठीक है। देखिए इसके 1960 में एक एस्टिमेट के अनुसार 29 रूरल पॉपुलेशन माइग्रेट कर चुकी थी अर्बन एरिया में। 29% रूरल पॉपुलेशन माइग्रेट कर चुकी थी अर्बन एरिया में, ठीक है। और अब आगे बताया जा रहा है 2050 में कि 2/3 पार्ट हो जाएगी जो माइग्रेट कर जाएगी, ठीक है। अब इससे क्या होता है? प्रॉब्लम्स आती है स्लम एरिया में। स्लम एरिया में बस्तियां बस जाती हैं, छोटे छोटे जो है 3 शेड डालकर लोग स्लम एरिया में, मतलब कि गंदी झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में। यहाँ स्लम्स का मतलब है वो गंदी बस्तियाँ जिनमें ना तो हवा का स्पेस है, ना रहने के लिए ठीक जगह है, इनसैनिटरी कंडीशंस हैं, बहुत बुरी हालत है। वो स्लम एरिया मतलब कि झुग्गी झोपड़ियों की ऐसी बस्तियाँ जहाँ पर किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर ना तो ड्रिंकिंग वाटर की अच्छी फैसिलिटी है, ना हेल्थ फैसिलिटी है, ना रहने के लिए अच्छे घर हैं,
और बहुत बुरी हालत है। ठीक है, तो हम उसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्लम एरिया पोल्यूशन मतलब कि स्लम एरिया की प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं धारावी की, एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती, सबसे बड़ी मलिन बस्ती। ठीक है, धारावी बस्ती एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्लम कहलाती है। धारावी बस्ती है ये, मुंबई में है ये। ठीक है, और मुंबई की मतलब इंडिया की सबसे गंदी बस्तियों में मानी जाती है। ठीक है, वहाँ पर गरीबी इतनी बुरी हालत में है, पानी की समस्याएं हैं और बहुत सारा क्राइम है वहाँ पे, कितनी बुरी हालत है। तो उसी के बारे में हम केस स्टडी करने जा रहे हैं इस लेसन की, केस स्टडी नंबर 1। ठीक है, केस स्टडी नंबर 1 धारावी बस्तियाँ। ठीक है, धारावी बस्ती जो कि मुंबई की है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कभी कोई विजिटर जो अपने एक्सपीरियंस बता रहा है, एक विजिटर जो मुंबई धारावी बस्ती में बहुत साल पहले कभी गया था, उसने बताया, अपना एक एक्सपीरियंस बताया कि पहले मुंबई में इस जगह पर धारावी बस्ती पर 90 फुट रोड, इतनी चौड़ाई में रोड होते थे जो घटते 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 हाफ हो गए। 90 फुट का जो रोड, चौड़ा रोड था, लोगों ने झुग्गी झोपड़ियां बसा बसा के चारों तरफ उसको जो है बहुत छोटा कर दिया है। 50% हो गया लगभग कि 90 फुट का जो रोड है धारावी के बीचों बीच जो निकलता था वो आधा हो गया है। ठीक है, लोग इतने ज्यादा आपको वहां पर बस रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियां बसा ली है। ठीक है, और टेम्पररी बिल्डिंग्स है, मतलब कि टेम्पररी मतलब कि झुग्गी झोपड़ी जैसी, मतलब सिंगल ईंटों की बनी हुई, टीन शेड की बनी हुई, मतलब बहुत गंदी हालत में वो बस्ती वहां पर है। और वो 2 और 3 स्टोरी बिल्डिंग है, वो सिंगल ईंटों पे बनी हुई 2 से 3 स्टोरी बिल्डिंग है। वो कितनी मतलब कितनी खचाखच भरी हुई बिल्डिंग है। और आप देखोगे सिंगल रूम में 10-10, 12-12 लोग रहते हैं। होल फैमिली, टोटल फैमिली, एक फैमिली के लोग 12-12 जो है सिंगल रूम में, एक रूम में ऐसे पड़े रहते हैं गंदगी के ढेर से। ठीक है, तो वो देखिए बिल्कुल सिंगल रूम रेंटेड जो है वहाँ धारावी बस्ती में, तो वो बहुत बुरी खचाखच जो है जगह है वो, और वहाँ पर बहुत अच्छी वेंटिलेटेड फैसिलिटी भी नहीं है। ठीक है, और फिर वहाँ पर जैसे कि अदर कंट्रीज में हुआ, इस लंदन में हुआ है, लोग काम ढूंढने के लिए इंडस्ट्रियल ड्वेलिंग मतलब कि इंडस्ट्रीज में काम ढूंढने के लिए उधर आए और फिर उनको वहाँ जगह नहीं मिलती है और फिर वो इस तरह की गंदी स्लम बस्तियाँ बना देते हैं। जैसे कि लंदन में भी हुआ था विक्टोरियन इंग्लैंड के टाइम में, मतलब विक्टोरिया जब महारानी थी इंग्लैंड की, उस समय इंग्लैंड में भी ईस्ट इंग्लैंड में, यानी कि विक्टोरियन लंदन ईस्ट एंड पे, मतलब कि लंदन का जो ईस्ट एरिया था उसका जो एंडिंग पॉइंट था वहाँ पर भी इस तरह की जो हुई थी, इस तरह की जो मतलब इस तरह की बसाव हुआ था लंदन में भी। लेकिन बाद में लंदन को एबनेज़र हावर्ड ने उसको ग्रीन सिटी के रूप में क्लेम कर दिया था। लेकिन हमारे इंडिया में जो बॉम्बे में धारावी बस्तियाँ हैं वो अभी तक इस तरह से क्लेम नहीं हो पाई। ठीक है, तो इस लेसन में मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि इस लेसन में हम रूरल अर्बन माइग्रेशन की बात करते हुए मुंबई और जो इंडिया में जो भी जो मलिन बस्तियां हैं उनकी केस स्टडी करेंगे। और हम धारावी की केस स्टडी कर रहे हैं। धारावी जो कि एशिया या मुंबई इंडिया की मतलब एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में, गंदी बस्तियों में मानी जाती है। हम उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि यहाँ पर पहले छोटे छोटे रोड 90 फुट रोड होते थे, 90 फुट का चौड़ा रोड होता था जो घटकर आधा हो गया, और टेम्पररी बिल्डिंग होती थी 2 से 3rd स्टोरी बिल्डिंग वहाँ पर अब जो बनने लगी हैं, और एक एक रूम में 10-10, 12-12 लोग यानी कि पूरी फैमिली वहाँ पर सेटल होती है और कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब और देखिए यहाँ पर और क्या कंडीशन है धारावी की। धारावी में शैडोलेस स्पेस, ठीक है, शैडोलेस स्पेस मतलब कि ऐसी जगह है वहाँ पर ना तो कोई पेड़ है दूर दूर तक, ना कोई छाया है, ना बैठने के लिए कोई जगह है, बुरी हालत में है। और ट्रीलेस सनलाइट मतलब कि वहाँ पर आसपास कोई पेड़ भी आपको नजर नहीं आएगा, जैसे कि गाँव में और बड़े बड़े जो ग्रीन सिटीज़ होती है, बेंगलुरु है या हरियाणा है या फिर राजस्थान हो गया, एमपी के जो एरिया हो गए, वहाँ कितना अच्छा माहौल है। लेकिन यहाँ पर बहुत बुरी हालत है, ट्रीलेस सनलाइट उस बस्तियों में, मतलब कि ना तो कोई पेड़ है और खुला आसमान, गंदी जो बस्तियाँ और खुली धूप, मतलब बुरी हालत वहाँ पर हो जाती है। और अनकलेक्टेड गार्बेज, एक सबसे बड़ी समस्या धारावी की ये भी है, धारावी बस्ती की, कि वहाँ पर कचरे के ढेर आपको जगह जगह मिल जाएंगे, गंदगी के ढेर मिलेंगे, बहुत बुरी हालत होगी। स्नैगनेट पूल्स मतलब कि गंदे तालाब, जो आसपास कोई तालाब का एरिया भी है, कच्चे जोड़ हैं, उनमें इतनी सारी गंदगी, फाउल वाटर मतलब कि बदबू मारता हुआ पानी, गंदी बस्ती धारावी की ये सबसे बड़ी एक कमी है देखा जाए तो, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। स्नैगनेट पूल, स्नैगनेट पूल का मतलब है गंदा तालाब, जो आसपास कहीं ढेर के रूप में, कूड़े के ढेर के आसपास कहीं गंदा तालाब बना हुआ है जिससे बदबू आ रही है। और शाइनिंग ब्लैक क्रोज, वहाँ आसपास आप कौवे देखोगे,
जो कि वहाँ नज़र आएंगे, ब्लैक क्रोज और लॉन्ग ग्रे रैट्स, वहाँ पर चूहे नज़र आएंगे कचरे के ढेर में। तो इतनी बुरी हालत में वहाँ लोग रहते हैं, धारावी बस्ती में रहते हैं। ठीक है, ये इंडिया में बहुत बुरी कंडीशन में है धारावी बस्ती। और भी ऐसी बहुत सारी शहरों में बस्तियां हैं जहाँ पर लोग इस तरह की कंडीशन में रहते हैं। दिल्ली हो गया, जैसे दिल्ली का शकूर बस्ती हो गया, ऐसा बहुत सारा एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं गंदी बस्तियों में। सराय रोला के नज़दीक बहुत सारे एरिया जहाँ पर इस तरह गंदी बस्तियों में रहते हैं। दया बस्ती, शकूर बस्ती, ठीक है, किशनगंज, ऐसा एरिया जहाँ पर इस तरह की गंदगी के ढेर आपको रेलवे स्टेशन के आसपास झुग्गी झोपड़ियाँ नजर आएंगी आपको। ठीक है, और यहाँ के लोग क्या काम करते हैं, देखो अब धारावी के लोगों के बारे में बताया कि भाई ये लोग लेदर वर्क करते हैं, सोफिस्टिकेट लेदर वर्क, ये लेदर वर्क का काम करते हैं। पोट्री वर्क भी करते हैं। पोट्री वर्क मतलब कि अर्धनवेयर वगैरह ये सब बेचते हैं, ये बनाते नहीं है, बेचते हैं। बनाते कम है, बेचते ज़्यादा है। ये छोटी छोटी स्टॉल लगा लेते हैं, बेचते हैं। और इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी, जरी वर्क भी ये लोग करते हैं। एम्ब्रॉयडरी मतलब कि कपड़ों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना, नक्काशी करना, और जरी वर्क, साड़ी वगैरह पे इन सब में जरी का काम करना इनको आता है। ठीक है, इसके अलावा ये लोग वुड कार्विंग भी करते हैं, लकड़ी की फ्रेम तैयार करना, कार्विंग करना, फर्नीचर वर्क करना, फर्नीचर बनाना, कुर्सियाँ मेज़ वगैरह ये सब बनाना, ये वहाँ के लोगों का जो झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं उनका एक काम है। जब उनको किसी फैक्ट्री में काम नहीं मिला तो उन्होंने अपने लेवल पे छोटा बिजनेस शुरू कर लेते हैं वो। और मेटल वर्क भी करते हैं, छोटा मोटा स्मॉल लेवल पे मेटल वर्क भी करते हैं। गार्बेज कलेक्शन में जैसे मेटल वर्क मिल गया इनको तो वो सब कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से। और ज़्यादातर लोग वहाँ पर मुंबई की धारावी बस्तियों में एससी कैटेगरी के लोग और पुअर मुस्लिम्स वहाँ पर रहते नजर आएंगे। और झुग्गी झोपड़ियाँ मिलेंगी आपको वहाँ पर, झुग्गी झोपड़ी में रहते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये आपका मुंबई धारावी बस्ती के बारे में हमने केस स्टडी किया। ठीक है, इन शॉर्ट में एक बार फिर देख लेते हैं। मुंबई की धारावी बस्ती एशिया की सबसे गंदी बस्तियों में सबसे बड़ा स्लम एरिया माना जाता है। और दूसरा, यहाँ पर पहले काफ़ी स्पेस होता था, 90 फुट रोड जो कि घटते घटते हाफ हो गया। यहाँ पर टेम्पररी बिल्डिंग मिलेंगी 2 और 3 स्टोरीज, मतलब कि 2 और 3 मंजिले सिंगल शेड के मकान मिलेंगे। यहाँ पर सिंगल रूम रेंट पे लोग ले लेते हैं और एक फैमिली में 10 से 12 लोग वहाँ पर एक ही रूम में रहते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिवेलिंग हुई है, लोग गाँवों को छोड़कर शहरों में इंडस्ट्रीज में वर्क ढूंढने के लिए आए, जैसे कि लंदन में हुआ था। जैसे कि लंदन में भी लोग गए थे और विक्टोरियन इंग्लैंड के टाइम में लोग इकट्ठे हुए थे, उसी तरह से लोग बॉम्बे में इकट्ठे हुए, मुंबई की धारावी बस्तियों में इकट्ठे हुए। ठीक है, यहाँ की प्रॉब्लम्स क्या क्या है, यहाँ पर देखोगे यहाँ शेडोलेस स्पेस है, मतलब कि कोई छाया नहीं है, यहाँ पर ट्रीज नहीं है, यहाँ पर अनकलेक्टेड गार्बेज आपको नजर आएगा, यहाँ पर स्टैग्नेंट पूल्स, गंदे तालाब जिनके अंदर बदबू आ रही होगी, पानी में बदबू होगी, और शाइनिंग ब्लैक क्रोज, यहाँ पर कौवे आपको नजर आएंगे। और इसके अलावा लॉन्ग ग्रे रैट्स यानी कि चूहों की लंबी लाइन, चूहे भरे पड़े इन बस्तियों में, गंदी बस्तियों में चूहे मिलेंगे। और ये लोग जो वर्क करते हैं लेदर वर्क, पोट्री वर्क, एम्ब्रॉयडरी और जरी वर्क करते हैं, और वुड कार्विंग और फर्नीचर का वर्क करते हैं। इसके साथ में मेटल वर्क लोग ये करते हैं। और इसके अलावा जो जिस कैटेगरी लोग मिलते हैं वो एससी कैटेगरी, पुअर पीपल्स और ज़्यादातर मुस्लिम्स यहाँ मिलेंगे और झुग्गी झोपड़ियों में आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से केस स्टडी 1 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं केस स्टडी 2 की। ओके, अब हम बात करते हैं केस स्टडी नंबर 2, इस लेसन का केस स्टडी नंबर 2। ठीक है, ये केस स्टडी नंबर 2 दौराला, क्या नाम है, दौराला जो विलेज है उसके बारे में। ये दौराला विलेज में मेरठ में यूपी में एक एग्जांपल लिया गया है। यहाँ पर भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी थी और इंडस्ट्रीज लगने की वजह से यहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया और पोल्यूशन बना। लेकिन वहाँ के सारे लोगों ने, देखो ये एक कंट्री के लिए, इंडिया के लिए एक इंस्पिरेशन यानी कि एक जागरूकता का एक विषय है ये, कि लोगों ने कैसे इकट्ठे होकर पूरे दौराला विलेज की कहानी को पलट दिया। किस तरह से दौराला विलेज के लोगों ने किस तरह से अपने यहाँ पर एक रोल मॉडल स्थापित किया पूरे देश भर के लिए। दौराला विलेज के लोगों ने किस तरह से रोल मॉडल तैयार किया और इकोलॉजी और जो ह्यूमन हेल्थ के लिए एक सेफ गार्ड तैयार किया। ठीक है, वहां पर एनजीओ ने एक मॉडल तैयार किया और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कर दिया, मतलब कि जो वातावरण जो वहां पर खराब हुआ था इंडस्ट्रीज के लगने की वजह से, उसको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए वहां पर पेड़ पौधे लगाए गए, लोगों को अवेयर किया गया और एक अच्छा एक दोबारा से जो फिनिश हुआ इकोलॉजिकल बैलेंस था वो फिर से ठीक कर दिया उन्होंने। मतलब कि पर्यावरण जो संकट पैदा हो गया था वहाँ इंडस्ट्री लगने से वो बिल्कुल ठीक कर दिया गया।
तो देखिए एनजीओ जिनके बारे में हम बात करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। तो इन्होंने ऐसा दोराला विलेज यानी कि मेरठ यूपी में कर दिखाया। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए एक मीटिंग हुई बहुत पहले दोराला इंडस्ट्रियल ऑफिशियल्स की। दोराला में जो इंडस्ट्रीज लगी हुई थी उनके ऑफिशियल्स इकट्ठे होते हैं। एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, उनके ऑफिसर्स। गवर्नमेंट ऑफिसर्स यहाँ इकट्ठे होते हैं और अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं मेरठ के, मतलब कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और एक मीटिंग करते हैं कि दोराला विलेज की कंडीशन को कैसे सुधारा जाए। जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई है, पर्यावरणीय प्रॉब्लम आ गई है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ गई है, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने मीटिंग की। आप देख सकते हैं मीटिंग में कौन कौन थे। दोराला इंडस्ट्रीज ऑफिशियल, जो दोराला में जो इंडस्ट्रीज लगी हुई थी उनके ऑफिशियल्स थे। एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहाँ पर थे, गवर्नमेंट ऑफिसर भी वहाँ पर थे और स्टेक होल्डर ऑफ मेरठ यानी कि मेरठ के जो बड़े पूंजीपति थे वो भी यहाँ पर थे। तो उन सब ने मिलकर दोराला विलेज को एक अच्छा दोबारा से एक नेचुरल साइट बनाने के लिए और एक अच्छा विलेज बनाने के लिए जो है मीटिंग की है। और मीटिंग करने के बाद प्रॉब्लम का डिस्कशन हुआ कि दोराला विलेज में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है। तो प्रॉब्लम मिली कि ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेटेड हो गया है जब से फैक्ट्रीज लगने लगी है। जब से दोराला और मेरठ में फैक्ट्री लगी तब से वहाँ पर ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेटेड मतलब खराब हो गया है, ग्राउंड वाटर पूरी तरह से प्रदूषित हो गया है, उसको ठीक किया जाए। और अनकंट्रोल जो वेस्ट वाटर है उसको कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, इस तरीके की डिस्कशन हुई इनके बीच में और फिर सर्वे किया गया। हर एक घर में पूरे विलेज में एक एक आदमी से पूरा सर्वे किया गया हेल्थ स्टेटस को लेकर कि भाई जो डोर टू डोर सर्वे हुआ हेल्थ स्टेटस को लेकर कि भाई आप लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करना चाहेंगे। इस तरह का जो है उनका हेल्थ स्टेटस को लेकर क्या हुआ, सर्वे हुआ। और फिर उसके बाद सर्वे करने के बाद उन्होंने प्लान तैयार किया गांव के वेलफेयर के लिए, गांव के जो है डेवलपमेंट करने के लिए। और फिर तैयार हुआ ओवरहेड टैंक कैपेसिटी। जो ओवरहेड टैंक कैपेसिटी, यहाँ पर पानी की जो व्यवस्था के लिए जो गांव में टैंकियाँ बनी हुई थी ऊपर की साइड, उसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई। और जो पौंड थे जो गंदे हो चुके थे, सिल्टेड मतलब गाद से भरे हुए पौंड थे, उनको साफ करवाया गया। 1000 से भी ज़्यादा पेड़ वहाँ पर लगवाए गए, ट्रीज लगवाए गए, लोगों को अवेयर किया गया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ट्री उगाओ। और इस तरह से हम दोराला विलेज की जो पहले जो कंडीशन थी, जो बहुत साल पहले मतलब ये जो एक नेचुरल साइट था, उस तरह से हम इसको दोबारा बना सकते हैं। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग लोगों को सिखाई गई कि किस तरह से पानी को, जो बारिश का पानी उसको वेस्ट होने से बचाया जा सकता है और किस तरह से गांव की हम पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से केस स्टडी नंबर 2 में दोराला विलेज जो यूपी मेरठ का विलेज है उसकी कैसे नक्शा पलट दिया गया और किस तरह से वहाँ लोगों ने मिलकर कलेक्टिव वर्क किया। एक इंडिया के लिए एक तरह से एक एग्जाम्पल है ये, इंडिया के सभी लोगों के लिए जो कलेक्टिव वर्क नहीं करना जानते हैं, इन लोगों ने कर दिखाया। दोराला विलेज के इंडस्ट्रियलिस्ट, एनजीओ वर्कर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मेरठ के स्टेक होल्डर, उन सब ने मिलकर एक बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है, ओके, और वहाँ पर प्लानिंग की गई। और प्लानिंग करने के बाद डोर टू डोर सर्वे हुआ और फिर उसके बाद में दोराला विलेज में लोगों को सिखाया गया कि किस तरह से किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से 2 केस स्टडी हमने की है और 2 केस स्टडी में हमने पाया कि किस तरह धारावी बस्तियों की, गंदी बस्ती की कंडीशन और फिर दोराला विलेज में किस तरह से कलेक्टिव वर्क करके एनजीओ और जो गवर्नमेंट लेवल पे और गांव के लोगों ने मिलकर किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को, जो वहाँ पर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम थी, ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेटेड हो गया था, उन सबको कैसे सुधारा। ठीक है, तो आज ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और हमने 2 केस स्टडी की, दोराला विलेज के बारे में और एक धारावी के बारे में।